हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जब देखते हैं तो एक कालखंड आता है जब नंद वंश का पतन हो रहा होता है और चंद्रगुप्त मौर्य नए साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का स्थापना करने जा रहा होता है। तो जब भी कोई दो कालक्रम ऐसा आता है जब एक शासन व्यवस्था अपने पतन की ओर होती है और दूसरी नई शासन व्यवस्था स्थापना की ओर होती है, तो इस समय उस क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्यता देखने को मिलती है। उस समय वहाँ के क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता की हमें आभास होती है। यानी कि जब भी कभी किसी भी शासन में, किसी भी साम्राज्य में कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं होती है, तो उसके आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं वह उसे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास में। हम जब झांक के देखते हैं तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो होता है 400 बीसी से लेकर 300 बीसी के आसपास और 300 बीसी से लेकर 200 बीसी के आसपास, ये कालक्रम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भारत में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां विद्यमान थी जिसने बाह्य शक्तियों को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो इस समय हम दो प्रमुख आक्रमण को पढ़ेंगे। पहला है पारसी यानी ईरानी आक्रमण, और भारत पे दूसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ यूनानियों के द्वारा, जिसमें हम मुख्य रूप से सिकंदर के अभियान को पढ़ते हैं। 326 ईसा पूर्व में हम पढ़ते हैं भारत में पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध, जिसे हम नाम देते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पारसी आक्रमण यानी ईरानी आक्रमण में दो शासकों के द्वारा अभियान की चर्चा पढ़ेंगे। पहला है साइरस द्वितीय, जो हखामनी वंश का शासक था। ईरान में हखामनी वंश था जो हखामनीश के द्वारा स्थापित किया गया था। उसका एक प्रमुख शासक माना जाता है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय के द्वारा अभियान को लेकर भारत में दो खंड मिलते हैं। एक का मानना है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर अभियान किया था और एक खंड का मानना है कि जिसने साइरस द्वितीय ने अभियान नहीं किया था। तो हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरा शासक हमें पढ़ना है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए विदाउट अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इस समय का हम देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थिति क्या थी, क्योंकि इस समय जितने भी अभियान भारत में होते हैं वह पश्चिमोत्तर भारत से ही भारत में अभियान देखने को मिलते हैं। तो आपको समझना होगा कि इस समय पश्चिमोत्तर भारत में कैसी स्थिति थी। विदेशी आक्रमण के समय इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो अगर हम देखें तो इस समय अराजक स्थिति बनी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन उतना तगड़ा नहीं चल रहा था। कमज़ोर शासक आ रहे थे, महत्वाकांक्षी नहीं थे। वो अपने जो नेबरहुड जो उनके साम्राज्य थे उन पे उनका ध्यान नहीं था। वहाँ पे राजदूतों की जो परंपरा थी वो विकसित नहीं हुई थी। तो वही हम देखते हैं कि इस समय पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्यता देखने को मिलती है और यहाँ पे जितने भी साम्राज्य थे वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गए थे। कमजोर केंद्रीय शक्ति देखने को मिलती है। हम देख रहे थे कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद एक बहुत ही विलासी, बहुत ही धन केंद्रित व्यक्ति था, जिसे साम्राज्य से अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों से उसका कोई ताना बाना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। वो उससे जो जनता थी काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी। तो हम देख रहे हैं कि एक केंद्रीय शक्ति जो मजबूत स्थिति में होनी चाहिए वैसी स्थिति वहाँ पे नहीं थी। दूसरा प्रश्न उठता है कि विदेशी आक्रांताओं का ध्यान पश्चिमोत्तर भारत पर ही क्यों पड़ा। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि अरब सागर का क्षेत्र है, यह हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंदू कुश पर्वत हमने को देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत और यहाँ कुछ दर्रे मिलते हैं पेशावर के पास, या फिर खैबर दर्रा हो गया। हिंदू कुश पर्वत में काफ़ी दर्रे मिलते हैं जो आने जाने का रास्ता उपलब्ध करा रहे थे। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों के मध्य आपस में ही संघर्ष चल रहा था और यहाँ से जो व्यापारिक मार्ग था वह व्यापारिक मार्गों ने अभियान के लिए एक सुगम रास्ता उपलब्ध कराया। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिस कारण से विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत की ओर हुआ, क्योंकि इस समय एक केंद्रीकृत मजबूत शक्ति नहीं थी। ठीक है,
अराजक स्थिति में था भारत, और यहाँ पे जो छोटे छोटे राज थे वो अपने ही में संघर्षरत थे। अब देखते हैं पारसी तथा ईरानी आक्रमण जो भारत पे हुए। भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम देखते हैं तो भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण के रूप में हम पढ़ते हैं हखामनी वंशों के द्वारा किया गया अभियान। देखो, हखामनी वंश जो है वो ईरान में स्थापित एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना की थी किसने? हखामनीश ने। इसी के नाम पे इस वंश का नाम पड़ा हखामनी वंश। लेकिन इस वंश को साम्राज्य का रूप किसने दिया था? साइरस द्वितीय ने, जिसको कुरुश के नाम से भी जानते हैं। तो हखामनी साम्राज्य यानी कि पारसी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? साइरस द्वितीय ने। साइरस द्वितीय के भारत पे अभियान किए जाने को लेकर दो मत हैं। एक खंड है जिसमें आते हैं मेगास्थनीज और निर्याकस। निर्याकस वह व्यक्ति है जो सिकंदर के साथ भारत आया था। ये उसका जो जल सेना था, सिकंदर का जो जल सेना था, ये उसका लीडर था, उसको नेतृत्व कर रहा था निर्याकस। तो निर्याकस और मेगास्थनीज के जो हमें यात्रा वृतांत मिलते हैं उससे पता चलता है कि साइरस द्वितीय ने भारत पे अभियान नहीं किया था। उनका वर्णन ऐसा मिलता है कि साइरस द्वितीय जब भारत पे अभियान करने के लिए चला ईरान से, तो बीच में एक रेगिस्तान पड़ा जिसका नाम था जेड्रोसिया का रेगिस्तान। इस जेड्रोसिया के रेगिस्तान में साइरस द्वितीय की सेना नष्ट हो गई और वह आगे बढ़ने से मना कर दी। तो मेगास्थनीज और निर्याकस का उल्लेख ऐसा मिलता है जिससे पता चलता है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर अभियान नहीं किया था। दूसरा खंड उनका है जिसमें शामिल हैं एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी। इन्होंने कहा कि जब जेड्रोसिया के रेगिस्तान को साइरस पार नहीं कर सका तो वो वापस गया और पलट के दूसरे रास्ते से वो बैक्ट्रिया के रास्ते से पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है। एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी के जो उल्लेख मिलते हैं उसमें पता चलता है कि सही बात है कि जेड्रोसिया से साइरस वापस लौट गया था, किंतु वो बैक्ट्रिया के रास्ता से वापस लौटता है और पश्चिमोत्तर भारत में जो 3 प्रांत हमें देखते हैं, कपिशा, काबुल, उस पर वह अभियान करता है और उसे जीतता है साइरस द्वितीय। तो एक खंड है जो बोलता है साइरस द्वितीय ने भारत पे आक्रमण नहीं किया था, और एक खंड है जो भारत पे आक्रमण किया था ऐसा मानता है। ठीक है। भारत पे आक्रमण करने वाला सर्वमान्य पारसिक शासक जो होता है, जिसकी चर्चा मिलती है, जिस पे सभी इतिहासकार एकमत हैं, वह है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। यह भी हखामनी वंश का हखामनी वंश का ही शासक था जिसका नाम था दारा प्रथम। इसके भारत अभियान को लेके 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। पहला तो अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। ये एक अभिलेख मिलता है हमें 518 BC का, जिसमें उल्लेख किया गया है। वहाँ पे 3 अभिलेखों की चर्चा मिलती है। एक है पर्सीपोरस का अभिलेख, एक है नक्शी रुस्तम का अभिलेख, और तीसरा है बेहुस्तून का अभिलेख। इन तीनों अभिलेख में ऐसा उल्लेख किया गया है कि दारा प्रथम ने अपने अभियानों के दरमियान लगभग 23 प्रांतों को जीता था। इन 23 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे हैं जिनका उल्लेख मिलता है कि वह भारत के क्षेत्र में थे। वो 3 प्रांत कौन कौन से थे? पहला था हिंदू, जिसे सिंधु के क्षेत्र से जिसका तदम में बैठाया गया है। दूसरा था गदर, जिसे गंधार का प्रांत कहते हैं, और तीसरा था शतगु, वर्तमान पंजाब का प्रांत। यानी कि दारा प्रथम के भारत अभियान के संबंध में हमें स्पष्ट अभिलेखी साक्ष्य मिल जाते हैं। 3 अभिलेख मिलते हैं, पारसीपोरस का अभिलेख, नक्शे रुस्तम का अभिलेख और बेहिस्तून का अभिलेख। इन 3 अभिलेखों का अध्ययन करने पे पता चलता है कि दारा प्रथम ने कुल 23 प्रांतों को जीता था, जिसमें से 3 भारतीय प्रांत थे, हिंदू, गदर और शतकु, जिसका तदम बैठाया गया है सिंधु, गंधार और पंजाब के क्षेत्र से। अब देखते हैं कि दारा प्रथम के भारतीय क्षेत्रों पे अभियान करने का कोई साहित्यिक साक्ष्य मिलता है क्या? तो हाँ, हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका में लिखते हैं कि दारा प्रथम ने भारतीय राज्यों को जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया था। उन्होंने किसी एक क्षेत्र का उल्लेख किया जहां उन्होंने लिखा कि दारा प्रथम ने भारतीय राज्यों को जीता और उसे अपने साम्राज्य के 20वें प्रांत के रूप में उसे स्थापित किया। वह आगे यह भी लिखते हैं कि दारा ने सिंधु के बहाव को जानने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था जिसका नाम है स्काइलेक्स।
स्काइलेक्स को दारा प्रथम ने अपॉइंट किया कि जाओ और सिंधु नदी के बहाव को पढ़ के आओ कि उसका बहाव कैसा है, तेज है, सेना ले जानी पड़ेगी, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अभियान को। तो इसके लिए उसने स्काइलेक्स नामक व्यक्ति को अपॉइंट किया था। यह वही व्यक्ति है जिसने ईरान और सिंध के बीच जल मार्ग की खोज की थी। ईरान और सिंध प्रांत को जोड़ने वाले जल मार्ग की रास्ता की किसने खोज की थी? इसी स्काइलेक्स व्यक्ति ने, जिसे दारा प्रथम के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो हम देखते हैं कि भारत में दो प्रमुख शासक हुए जिनका अभियान को लेकर चर्चा मिलता है, जो कि पारसी या ईरानी आक्रमणकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से पहला अभियान हमने पढ़ा पारसी या ईरानी आक्रमण का अभियान, जिसमें दो महत्वपूर्ण शासक हमने पढ़े। कौन कौन से? साइरस द्वितीय या कुरुश, दूसरा हमने पढ़ा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। तो जो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम है वह सर्वमान्य मत है कि इसने अभियान किया था। तो इसके संबंध में हमें अभिलेखी साक्ष्य भी मिलते हैं, पारसीपोरस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून, और साहित्यिक साक्ष्य मिल जाता है इतिहास के जनक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें पता चलता है कि इसने भारतीय राज्यों को जीत के अपना 20वां प्रांत बनाया था और स्काइलेक्स नामक व्यक्ति को इसने अपॉइंट किया था, और यह वही व्यक्ति है जिसने ईरान और सिंध के बीच जलमार्ग की खोज की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस बॉक्स पे नज़र डालें, यहाँ पे आपको दिखेगा हखामनी साम्राज्य का जो वंशावली है। हमने इसके प्रारंभिक शासक के रूप में एक नाम पढ़ा था हखामनीश, जिसने हखामनी वंश की स्थापना की, नींव रखी, और इसका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम हमने पढ़ा दारा प्रथम। दारा प्रथम के बाद जो कुछ शासक हुए उसमें महत्वपूर्ण नाम है छेयर्स का। छेयर्स को जर्कसीज के नाम से भी जाना जाता है। छेयर्स के बाद गद्दी पे बैठा जर्कसीज प्रथम, और उसके बाद बैठा जर्कसीज सेकंड। ये आपको याद नहीं रखना है। इसी क्रम में हखामनी वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह हुआ दारा थर्ड। दारा थर्ड के समय हखामनी साम्राज्य सिकंदर के अंडर मिल गया, क्योंकि सिकंदर और दारा थर्ड के बीच में युद्ध होता है 330 बीसी में। 330 बीसी में जो युद्ध हुआ उसको नाम दिया जाता है किसका? अरावेला का युद्ध। ये अरावेला का युद्ध होता है 330 बीसी में। हखामनी साम्राज्य बुरी तरह से समाप्त हो गया, दारा तृतीय बुरी तरह से परास्त हुआ और सिकंदर ने पूरे हखामनी साम्राज्य को अपने अंडर में मिला लिया। अब इसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर रुख करता है। तब हम पढ़ते हैं भारत में प्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, जिसका युद्ध होता है 326 बीसी में भारत में सिकंदर वर्सेस पोरस। सिकंदर वर्सेस पोरस ये कहाँ होता है? झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे, जिसको नाम दिया जाता है हाइडस पीच का युद्ध। हाइडस पीच का युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध। तो अगले वीडियो में हम सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक टॉपिक और है मेंस के लिए कि पारसी आक्रमण जो भारत पे हुआ उसका प्रभाव क्या हुआ। तो आप समझिए कि भारत में जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण हो रहे थे, तो वहाँ हमारे आक्रमण का पहला कारण भी तो यही था कि व्यापारिक मार्ग पहले से थे जो आक्रमणकारियों के लिए रास्ता सुगमता से उपलब्ध करा रहे थे। अब जब हमारा कल्चर भी तो उनके साथ रिलेट होगा, जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत पे अभियान हो रहे थे, तो हमारा कल्चर और उनका कल्चर आपस में यहाँ पे मिक्स होगा। हमारी भाषा उनकी भाषा यहाँ पे मिक्स होगी, हमारी लिपि उनकी लिपि यहाँ पे मिक्स होगी। तो ऐसे कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत का पश्चिम के साथ संबंध और सुदृढ़ हो गया। यानी कि हमारा जो मुख्य भारत था वो पश्चिम भारत से उसका और संबंध स्थापित हो गया। विदेशी व्यापार को भी बल मिला। जो खरोष्ठी लिपि थी, जो नई लिपि यहाँ पे जन्म लेती है खरोष्ठी लिपि, वो अरमाइक लिपि के सहयोग से यहाँ पे जन्मती है। यानी कि यूनानियों की जो लिपि थी वह थी अरमाइक लिपि, और पश्चिमोत्तर भारत में जो नई लिपि ने जन्म लिया वह था खरोष्ठी लिपि। भारतीय जल एवं स्थल संपर्क संसाधनों में विकास हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अभियान जल मार्ग से भी होते हैं, कुछ अभियान थल मार्ग से होते हैं। तो जल मार्ग और थल मार्ग का भी यहाँ पे विकास होता है। और खरोष्ठी लिपि यह पारसिक संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी। इसका जन्म ईरान के अरमेक लिपि से हुआ। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे आज उर्दू लिखते हैं ना, दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखी जाती थी। पारसी आक्रमणकारियों के बाद भारत में एक नई परंपरा शुरू होती है
फीमेल बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट करने का, अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति की जाने लगी। और जो क्षत्रप प्रणाली हम आगे पढ़ेंगे, जैसे शक क्षत्रप, कुषाण क्षत्रप, अभी तक क्या हो रहा था कि अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को एज ए गवर्नर किसी प्रांत में नियुक्त किया जा रहा था। अब आगे क्षत्रप प्रणाली भी चालू हो जाएगी, किसी प्रांत में किसी को गवर्नर के रूप में नियुक्त करना, वहीं के छोटे राजा, वहीं के छोटे शासक को अपने अंडर मिला के उसके राज्य को हड़पना नहीं, बल्कि उसी को देकर वहीं पे उसको एज ए गवर्नर अपॉइंट कर देना। तो जब शक, कुषाण, पल्लव हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसके क्षत्रप प्रणाली को समझेंगे। और पश्चिम एशिया से कल्चर का भी आदान प्रदान हुआ, जैसे कि भारत में एक नई सज़ा का आरंभ हुआ, बाल मुंडवानी की सज़ा। तो ये एक हास्यास्पद फैक्ट है कि पश्चिम एशिया से जब संबंध हुआ तो वहाँ से जो नए नए सज़ा थे, जो पनिशमेंट थे, उनको भी अडॉप्ट किया गया इस क्षेत्र में। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। इसमें हमने मुख्य रूप से पारसी आक्रमण को पढ़ा। अगले वीडियो में हम यूनानी आक्रमण या मकदूनियाई यानी कि मैसिडोनियाई आक्रमण को पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से सिकंदर के अभियान को पढ़ेंगे। भारत में 326 BC में सिकंदर का अभियान, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसका नोट्स यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।